One second. रंजीता जी, ऑनरेबल मेंबर, बताइए, आपके पास कभी नहीं बैठे थे आप? वन सेकेंड, चोरों के साथ कभी नहीं बैठे। वन सेकेंड, मिस्टर मुरलीधर, what is happening to your benches? Sit down. Would you sit down? Honorable members, honorable member, Mr. Nagar, take your seat. Mr. Nagar, I do not approve of this conduct. One second, please. Sir, Mr. Nagar, I am not yielding any. no, I don't approve this conduct. Some member speaks, that's transgression. You start communicating. Okay. Sorry. It is so elementary. Please take your seat. Take your seat. Take your seat. Why are you contributing chaos in the house? Sir, Please, I have not called upon you to speak. Honorable members, please, Honorable Minister. So the treasury benches, if they behave like this, sit down. Honorable members, it is with pain that both sides in the house are working in a manner that is not desirable. The members are not required to speak to each other directly. We are violating something which is textbook preposition, meant even for newcomers. Mr. Nagar started reacting. There is someone sitting in this chair. The one sitting in this chair has authority, and that authority is by way of constitutional obligation. It is my bounden duty to ensure order in the house. If there is disorder in the house created by anyone, I have to ensure consequences flow. You have contributed to disorder. Even two of the senior members from this house started speaking. Are we in chorus? I would urge everyone to listen to every speaker in silence, with rapt attention. If you have an objection, yes, take recourse to rules. yes. There may be an objection, there may be other point of view. Raise it in accordance with rules. Don't jump on your seat immediately. And what I find is, senior members need to guide others. Fact is, they are taking lead in this. I am sure the House will bear this in mind. Mr. Nagar. सभापति जी, मैं इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश के भी उस हिस्से से आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को हमारे विपक्षी दलों ने बीजेपी का घोषणा पत्र कहा। मैं कुछ चीजें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको भी उसकी जानकारी है, फर्क घोषणा और संकल्प पत्र में क्या है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि मोदी सरकार संकल्प लेती है और उसे पूरा करती है, और जो यूपीए सरकार थी वो घोषणा करती थी, उसे पूरा नहीं करती। इसका मैं उदाहरण कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, और इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, मैं वेस्ट यूपी से आता हूं, नोएडा से हूं मैं, मेरठ उससे जुड़ा हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कब सैंक्शन हुआ? 96 किलोमीटर का था। इसकी घोषणा यूपीए की 2006 और ये कंप्लीट किसने किया? मोदी जी ने। 2018 में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। और इसका लाभ किसी विशेष, ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष लोगों का लाभ हुआ हो। जिस एनसीआर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट था। और आज जिस मेरठ को जाने में 2.5 घंटे का समय लगता था, आज 45 मिनट से दिल्ली में आप मेरठ पहुंच जाते हैं। ये काम किया है, ये हालत की, ये सुधार हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में।
दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा, दिल्ली में हमेशा पॉल्यूशन की चर्चा होती है। एक समय आता है पॉल्यूशन की चर्चा होती है, उससे सब लोग प्रभावित होते हैं। उसके लिए कई बार योजनाएं बनी कि किस तरीके से जो हमारा व्हीकल्स हैं उनके पॉल्यूशन को किस तरीके से कम किया जा सकता है। उसके लिए योजना बनाई कि जो ट्रक्स हैं, जो हैवी ट्रैफिक है, हैवी व्हीकल्स हैं, उनको दिल्ली में उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए और उनके लिए एक ऐसा रोड बनना चाहिए कि जो दिल्ली में एंटर भी ना हो और दिल्ली के बाहर से निकल जाएं, जिससे दिल्ली की जनता को इस प्रदूषण से मुक्ति मिल सके उनके लिए। ईस्टर्न पेरिफेरल, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, वहां से भी वो होकर गुजरता है। सभापति जी, क्या है स्थिति है इसकी? ये सैंक्शन कब हुआ? 2006 2006 में यूपीए की सरकार में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। काम नहीं हुआ। और इससे बड़ी बात आप देखिए, मैं वो भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो है हुआ है, मैं वो उसकी चर्चा कर रहा हूं। 2006 में इसकी जो बिडिंग है वो एक बार नहीं, कई बार कैंसिल की गई, कई बार कैंसिल की गई। अब पता नहीं इसके पीछे इच्छा क्या थी, या तो दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्ति नहीं देना चाहते थे, इच्छा नहीं थी। लेकिन ये काम अगर किसी ने पूरा किया 2018 में, मोदी सरकार ने 2018 में ईस्टर्न पेरिफेरल बना के इस दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए काम किया। अभी मैं नॉर्थ में रह गया अभी तो, अब मैं चला अगर साउथ की बात करूं, हमारे कर्नाटक के साथी भी हैं, शिवाजी आज नहीं है हमारे यहाँ। ऑनरेबल मेंबर, नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इज थ्रू मी। ओके, लुक एट मी सर, एग्री। और मेरा चेहरा भी ठीक ठाक है। नहीं सर, बहुत इंप्रेसिव है सर, उससे प्रेरणा मिलती है हमें। शेर भी हमारे तो आप भी हमारे सर, बेंगलुरु वो चेन्नई एक्सप्रेसवे, ये साउथ में है। ये सैंक्शन कब हुआ? 2011। काम कब शुरू हुआ? यूपीए सरकार ने 2011 में एक सैंक्शन किया है और इसको पूरा 2024 करने कौन जा रही है? एनडीए की नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ किसी विशेष आदमी को नहीं मिलेगा। जो दूरी है चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की, वो 3 घंटे से दूरी घटेगी। ये काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी को करना है। रोड से कांग्रेस वाले भी जाएंगे, कांग्रेस वाले कुछ रोड से जाएंगे। मेरे पास और अटल टनल की हम बात करें, अटल टनल के प्रोजेक्ट किसने बनाया? आप लोगों ने सपना देखा, घोषणा की, लेकिन पूरा किसने किया सर? पूरा किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ये फर्क है दोनों में, घोषणा और संकल्प में, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप चले जाएं भूपेन हजारिका सेतु, अगर आसाम पहुंच जाएं आप, किसने सैंक्शन किया? यूपीए ने सैंक्शन किया 2003 सर, 2003। और कंप्लीट किसने किया? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2017 में से पूरा करने का काम किया। ये कुछ नहीं हुआ, ये भी बताओ। अब आप आ जाइए कंक्लूड। एक और ब्रिज है हमारा, सोनोवाल जी का है, डिब्रूगढ़ से धेमाजी ब्रिज है हमारा। अच्छा, हाँ, ये अच्छे से बता सकते हैं, कुछ नाम लेने में थोड़ा मुझे प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, कमी करती हो। लेकिन सर, स्थिति क्या थी? ये प्रोजेक्ट सैंक्शन कब हुआ? ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ 1997 और इसको पूरा किसने करा? इसको पूरा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में पूरा कर दिया। इससे फायदा क्या होगा?
अभी हमारे मित्र बैठे हैं मनोज झा जी, बिहार को लेके दिल बड़ा होना चाहिए। सोच छोटी छोटी, सोच थोड़ा दिल बड़ा करो, सोच बड़ी करो, देश के लिए सोचो। हम तो रोड बड़ा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा, कोसी रेल ब्रिज महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था बिहार का, कब इनिशिएट हुआ? 2003। महत्वपूर्ण, मिथिला शायद वो जोड़ता है, वो मिथिला से दोनों को जोड़ने की दूरी कम करता है, बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है ये बिहार का। ये कंप्लीट हुआ कब? किसने किया ये कंप्लीट? नरेंद्र मोदी जी ने। ये नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस ब्रिज को पूरा करने का काम किया, बिहार को सौंपा देने का काम। ऐसे अगर मैं रेल प्रोजेक्ट बहुत से ऐसे हैं देश में जिनका मैं अगर जिक्र करूंगा, कश्मीर की बात आई, अभी तो भारत जोड़ के आए तोड़ने वालों के साथ। लेकिन कश्मीर जहां झंडा तिरंगा फहराया गया 370 और 35 से हटने के बाद, लेकिन उसके डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या सोच है उसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। उसके डेवलपमेंट के लिए आपकी सोच है कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट। कब सैंक्शन हुआ? 1995। 1995। और ये पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस कंप्लीट को किया। ये सोच है हमारी कश्मीर के लिए, ये सोच है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए। जो विकास, कुछ विकास का पैसा कुछ लोगों की जेब में जाता था, उससे आम आदमी के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का काम, सबसे बड़ी लाइफलाइन देने का काम इस रेल प्रोजेक्ट को बनाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। इसके अलावा फिर कर्नाटका में चले जाइए आप, बीदर कलाबुरी रेल लाइन है, 110 किलोमीटर की लाइन है। ये सैंक्शन कब हुई? ये हुई 2000। अटका रहा प्रोजेक्ट क्योंकि घोषणा थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार संकल्प लेती है और उस संकल्प को पूरा किया, और 2017 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने करने का काम किया। ये फर्क है हमारी। सभापति जी, आज नॉर्थ ईस्ट की बहुत बात होती है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा इग्नोर किया गया इस देश में। सिक्किम एयरपोर्ट जिसकी बात मैं करना चाहता हूं, जिक्र करना चाहता हूं। सिक्किम एयरपोर्ट सैंक्शन कब हुआ? 2008। और सिक्किम एयरपोर्ट को पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में। ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारी सोच। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम हमने किया है। अगला उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अगर एयरपोर्ट की आप बात करना चाहते हैं। सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। कंक्लूड। एक दो विषय रख के मैं अपनी बात करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश 1 मिनट कंक्लूड। अगर आप 1 मिनट कहेंगे तो फिर मैं आखिर में आ जाता हूं। एक विषय रखना चाहता हूं। सभापति जी, कुछ योजनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूं, बाकी चीजें नहीं करना। शहरी आवास योजना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के गुलावटी में पैदा हुआ, वहीं मेरा घर है। मैं एक दिन 2019 का लोकसभा का चुनाव था, एक अल्पसंख्यक कुछ लोग मुझसे मिलने आए, मेरे पड़ोस के थे। अल्पसंख्यक समुदाय से वो लोग थे और कह रहे थे कि एक व्यक्ति सड़क पे खड़ा होकर कह रहा है, वो अल्पसंख्यक समाज से था, कि मुझे मोदी जी को वोट दें। मेरी भी उत्सुकता बढ़ी। मैंने पूछा कि भाई ऐसी क्या वजह है। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया और उसके आसपास के जो लोग थे उस पर दबाव बना रहे थे,
कि तुझे मोदी जी को वोट नहीं देना, ये प्रेशर उसके ऊपर बना हुआ। ये कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस वाले। मैंने सभापति जी, मैं उससे मिला तो मैंने पूछा, तुम ईमानदारी से बता भाई, मुझे मेरा पड़ोसी भी था वो, कि मैंने ईमानदारी से बता भाई क्यों वोट देना चाहता है। मैंने तो ऐसी भाषा में, साधारण शब्दों में उससे पूछा। बोला, सांसद जी, वोट तो इसलिए दूंगा, मैं तो जीवन में कभी नहीं सोचा था मेरा घर भी बन सके, मेरा तो घर मोदी जी ने बनवाया, इसलिए वोट दूंगा। अगर मैं आखिर की बात करूं, एक चीज, फार्मर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने क्रिएट किया, एफपीओस की अगर बात करूं, मैं जिस जनपद से आता हूं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक जनपद में एक एफपीओ चलता है, 772 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। और आज उस जो एफपीओ है हमारा, वो उदाहरण है पूरे देश में। आज वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पैदा कर रहे हैं, और इसके एक मिनट का समय और लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। और वो आज स्विट्जरलैंड, जापान, अन्य देशों को फ्रूट वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अंत में मैं सभापति जी, देश के उन लाखों करोड़ों जो लोग हैं, जिनके लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए, उनकी कुछ बात मैं एक शेर के माध्यम से कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। सुनाओ। वो कह रहे हैं, दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता। ये हम सब मानते हैं कि दुनिया में जान से कोई प्यारा नहीं होता, लेकिन वो बाद में इसके बाद क्या कह रहे हैं, कुछ लोग मगर जान से भी प्यारे मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए वो कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge. सभापति महोदय, मुझे कल बात करना था, लेकिन मेरी तबीयत आज भी उतनी ही खराब है, लेकिन मेरा कर्तव्य भी मुझे निभाना है। तो ये मैं राष्ट्रपति जी का जो भाषण देखा, और ये मेरा दुर्भाग्य है, उस दिन मैं ज्वाइंट सेशन में हाजिर नहीं हो सका, क्योंकि कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से बहुत से वहाँ के फ्लाइट्स कैंसिल हुए। और अक्सर मेरी आदत होती है कि जब पार्लियामेंट चलती है, मैं हमेशा यहाँ पर हाजिर होने की कोशिश करता हूँ। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति जो इस देश के लिए संदेश दी, और उन्होंने कुछ चीजें, अक्सर ऐसा होता है कि सरकार जो कहती है वही राष्ट्रपति, गवर्नर वही कहते हैं। तो मुझे तो थोड़ा उम्मीद इसलिए था कि राष्ट्रपति जी भी अपना कुछ प्रेशर बना के समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे और कुछ ठोस काम बताएंगे, ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं निराश हो गया। सर, एक विजन स्टेटमेंट ये नहीं है, ये हमेशा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें बहुत से चीजें बताए जाते कि हम आगे क्या करने वाले हैं और किस ढंग से इस देश को आगे
चलाएंगे, किन किन पॉलिसीज पे हमारी क्या है आगे कदम होंगे। लेकिन उसमें ज्यादातर यही था कि पिछले उन्होंने क्या किया और कितना उन्होंने अचीव किया, और कभी कभी ये भी उसमें आया कि पिछले की गवर्नमेंटों ने क्या की। ये मैं अपेक्षा नहीं करता था कि आप जो करते हैं वो बोलिए, कितने दिन वही बोलेंगे कि पिछले आपने क्या किया। और अभी भी मैं भाषण सुन रहा था साहब का, बहुत ही लिस्ट बना बना के कौन कितने काम किए, कौन से प्रोजेक्ट अटक गए थे, उसका पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया। लेकिन मेरे पास पूरा है, समय नहीं है, और समय नहीं रहने की वजह से मैं वो सारी चीजें नहीं बताता। मेरे पास अध्यक्ष महोदय यहाँ अगर टेबल पे भी रखूंगा तो ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषण जो हम कहते हैं वही रहेगा। मैं 1947 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी और 2014 तक स्थिति क्या है और 14 से लेकर आज तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं, मैं कंपैरेटिवली बोल सकता हूँ। लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोरालिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC ST क्या था, सब सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आप में इतनी क्या कहेंगे हम, इतनी झलसी क्यों है? भाई अपने बात को आप रखिए, लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है तुम्हारा बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा जब बुनियाद नहीं है? साहब, बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। इसीलिए मैं ये 10 पेज का पूरा यहाँ पर रखूंगा, लेकिन बोलने के समय भी मुझे कम है। लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे नहीं मान्यवर, जरूर मान्यवर, हाँ। ये समय आपने निश्चित किया है, आपकी पार्टी का समय बचा हुआ है। निश्चित किया गया कि आप 30 मिनट बोलेंगे। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, जयराम रमेश ने इनको 10 मिनट और दे दिए, पर अब भी जितना समय है आप उसका उपयोग कीजिए। नहीं, मैं उतने समय का तो उपयोग करूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिशनरी पावर है ना सर। हमने तो दिया है आपको, इस हाउस को आगे बढ़ाने का भी टाइम आपको आपके पास है। सबका सभी को पूछ के घंटा 2 घंटे 4 घंटे चला सकते हैं, तो सब सुप्रीम पावर आपके पास है। मेरे पास तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने का है। कल मैंने कोशिश की थी कि हाउस को 8 बजे तक चलाएं, जी, समर्थन नहीं मिला। बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि द हाउस इज मेड फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो पाए। मेरा समय भी जा रहा है सर। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड। अरे भाई, मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग,
एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग। नहीं हाँ सर, ये गहरी जांच का विषय है, अरे मुझे बोलने तो दो। ये नजदीकी संबंध अरे है। उन लोग भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो। मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। मुझे एक बात याद आ गई। 8 अगस्त को आपने कहा था, और मेरे बारे में ही कहा था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा। मेरे प्रीडिसेसर ऑफिस में थे यहाँ, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। मौसम कहां सताए, मौसम ठीक है। आप भी हंस रहे हैं, इट इज बीइंग शेयर्ड। मैंने ये कहा था, उस वक्त तो नायडू साहब बैठे थे। कहा मेरे लिए था कि नहीं, आगे बहुत सताएगा। नहीं, सुनिए, आप उस वक्त नायडू साहब बैठे थे। मैं तो गए दिन तो ऐसे थे, लेकिन आगे आने वाला मौसम और भी खराब है, ऐसा मैं बोलूं तो मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है। बात करने नहीं देते और 267 में चर्चा करने नहीं देते, और कोई भी चीज हम उठाना चाहते हैं कि आप दिल दरिया होना चाहिए, कि आप उसको अलाउ करना चाहिए। फिर बाद में सरकार है उसको निपटाती है, वो कह देते हैं इसको ठीक है नहीं है, फिर आप सबको समझा सकते हैं। इसीलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो चर्चा होती है, जब होती है तो उसका उत्तर भी मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप हमको ऐसा ही बोलने के लिए चांस देते जाओ, डेमोक्रेसी में सुनते जाओ और उसको सुलझाओ, जो भी हम सलाह देते हैं। सब दूसरी बात, अब भारत जोड़ो यात्रा हम राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, और मैं हर स्टेट में मैं भी उसमें हाजिर हुआ, वो अपनी बात बहुत से जगह कही और बहुत से जगह अपनी बात को मैं रखा। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है। ये एक 3600 किलोमीटर चलना और लोगों के विचार को सुनना, और लोग जो कहते हैं वो आगे के लिए मार्गदर्शन उसका लेना, यही मकसद था। लेकिन यहाँ पर जो सदन में मैं देखता हूँ, सदन के बाहर भी मैं देखता हूँ कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं। बार बार मैं देखता हूँ हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीज, मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है, उसके तरफ आपकी निगाह, कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अरे सुनिए, देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, नहीं समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते? समझते हैं तो उसको शिक्षण क्यों नहीं? समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया, बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं ये शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए।
बड़ी बात है। नहीं, अरे धर्म एक है ना, ऑनरेबल जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी, जब धर्म एक है, वन सेकंड, ऑनरेबल एलओपी प्लीज, सर, I can inform Mr. Jairam Ramesh, LOP doesn't need your support. No leader of opposition knows how to handle his affairs. Every time you get up, whether it is Digvijay Singh or someone else, that is not appropriate. Every member in the house stands on his own leg. One second, please. One second. LOP brings on the table huge experience of decades. When sitting in the chair, I find the gestures of LOP are little beyond his normal discourse. It is my bounden duty to request him to maintain composure. Sir, we are not in aggressive mode. This house is meant for sober dialogue with sobriety so that we understand each other's point of view. Honorable LOP will bear this in mind. This is my request. Please. सर, मैं दुख के साथ कहता हूँ, मेरा दर्द दूसरे लोग समझ नहीं सकते। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिसको दर्द होता है उस दर्द पे मुलायम कौन लगाते हैं उसी को महसूस होता है। जो मुलायम नहीं लगाने वाले हैं या उसको देखने वाले नहीं, माला तो उसी को मालूम होता है। जो झेलता है ये कठिनाई उसी को मालूम होता है, दूसरों को नहीं। तो इसलिए एक तरफ वो हमारे साथ भी नफरत, फिर उसके बाद धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से वो भी नफरत से भरा हुआ है। इसलिए नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और सर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त कि सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कि आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मौनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट रही है। It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. मैं छोड़ो, No. मैं It छोड़ो। doesn't suit your stature. अरे Frankly speaking, अरे there are certain positions on which we have to have great regard. It was in this house on 8th December I said, when leader of the house will speak, leader of the opposition will speak, and the two former prime ministers will speak, I will look to the rule book later. Why? These positions have august stand. I said so. Similarly, we cannot treat institutions with that kind of observation. You are a very senior member, sir. If anyone in the house, one second, if anyone in the house was to use an expression for LOP, I would come to the rescue of LOP. It's an elevated constitutional position. At least I expected from you, Mallikarjun ji, that you will raise the level of a debate and not use those juicy expressions
They are not good. They are not appropriate. Please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat, Mr. Velugopal. Take your seat. Take your seat. Mr. Velugopal, take your seat. One second. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. No, I am on the chair. No, please take your seat. Honorable members, take your seat. No, I will not allow debate to go to that level. No, please, sorry. Mr. I would urge the LOP to control his members. I would urge you. Mr. Digvijay Singh, you are such a senior member. When I am on my feet, it is elementary. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. All of you take your seat. Mr. Velugopal, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. Honorable members, when the LOP made reference to Mallikarjun, you made reference to what was said in the Constituent Assembly. Am I right? Yes, yes. Rightly. Yes. I remind you of the same observations, that it is bound and duty of every member of this house ये मालूम है to enhance decorum. Please sit down. Sit down. Take your seat. No. The chair cannot allow. It is for the LOP to take a call to what level he wants to raise a debate. If LOP come to that level, yes, Mr. Mallikarjun, please take your seat. देखिए साहब, मुझे Please take your seat. देखिए आप इतना इमोशनल मत हो जाए साहब, सर मैं नहीं हो रहा वाले नहीं है। नहीं मल्लिकार्जुन जी, मैं ये कह रहा हूँ, सुने, 1 second, for every wrong practice, 1 second, Mr. Jairam Ramesh, 1 second, honorable members, time has come for us कि हर गलत परंपरा को जस्टिफाई करने के लिए रियर व्यू में देखते हैं. We will not, please bear that mind. Mr. Mallikarjun Kharge, leader of opposition. सर अगर आप ऐसा इंटरप्ट करते गए, मेरा कहने का मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब फ्लो में हम बोलते हैं कहीं गलती है आप एक्सपेंज करो, अगर कहीं ठीक नहीं है जो शब्द इसमें यहाँ पर Please. Don't break his flow. Direct, take your seat. एक साहब मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस वहां पर मैं 5 साल फ्लोर लीडर था, मैं बहुत सी बातें करता था लेकिन उसको उत्तर भी प्राइम मिनिस्टर देते थे। यहाँ पर मैं 2 साल हो गए, यहाँ भी हूँ, नीचे 9 साल था वहां पर कर्नाटक में, और 5 साल डिप्टी लीडर था, वो एज गुड एज वही चलाता था उस वक्त, क्योंकि जो लीडर थे वो थोड़े से बीमार थे, तो मेरे को थोड़ा सा तो अनुभव है साहब, इसीलिए कहा है। लेकिन आप बार बार मुझे टोक रहे हो, आपके पोजीशन के तहत बात नहीं कर रहे, आप जो कैसा ऐसा मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे, मुझे बोलना भी सिखाएंगे। No. Take your seat. Honorable members, all throughout, 1 second, all throughout, I have shown highest respect to the leader of the opposition. And this house is witness to a spectacle. When I invited the honorable leader of the house to my chamber, he said,
I don't want to quote. Leader of the opposition. Number two, yesterday was a sad day. Digvijay Singh ji was speaking. He used an expression for the president. I did not make an issue of it. I immediately cautioned him. He withdrew immediately. What he said was, what has the president done to get that office? It could have been very different. It is my duty here to ensure there is cordiality, congeniality, and real debate and discussion. If I have urged, once again, sir, if I have urged the honorable leader of the opposition that at his elevated level, the discourse has to be very different. I am sure nothing wrong with it, please. सर, आपने तो मुझे सलाह दी, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन सलाह दोनों साइड होना चाहिए, मैं यही और सर 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? Sir, ये no. The speech, the discourse, once again, the Yes, discourse sir. cannot go to allegations which you can't substantiate. No. Yes. No, one second. I cannot allow this house to be a platform of free fall of information. Using these loose expressions, casting aspersions without any basis. Leader of the House. The Honorable Leader of the Opposition I'm calling upon Leader of the House. is a very distinguished senior leader, as you rightly pointed Very out. distinguished. We also have the distinguished former finance minister who has run this government before our government came in for many years. Honorable Leader of the Opposition is making an allegation which A, neither can he substantiate, B, an association which has absolutely no basis whatsoever, C, he's talking of a purported wealth which does not have any merit, because that's a share market calculation on which the government has no role to play. It's for the regulators to see and for the share market participants to decide what value they get. So any aspersion being cast and trying to assess and suggest that a large wealth was being created is completely baseless. And I would urge him to learn from his former finance minister what is this valuation and how this is created, whether it results in wealth or it's a valuation that's a market force given wealth. One second. सर, I would urge you, under what rule? 38A. Yes. 238A says, no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member. One second. Jairam Shall be made, don't jump to your seat. shall be made by a member against any other member or a member of the House, unless the member making the allegation has given previous intimation to the chamber. No. You see,
You see, the honorable member, one second. Well, you see, I have insisted right from day one, we have to be extremely careful. We cannot, one second, I don't know, there's a problem. Every time any speaker of your party speaks, you want to help him out. Let them do it. Sit down, sit down, sit down. Sit down. I would urge leader of the opposition, one second. I would urge leader of the opposition that the point raised is a valid point. This house cannot be a platform to level allegations. What's wrong with you? What's wrong with you? Jairam Ramesh, I know. What is your statement? Mr. Mallikarjun Kharge, sir, what your team is doing? No. I call upon Mr. Mallikarjun Kharge to put documentation on record right now, which he has done with respect to allegations involving the name of the Prime Minister. Dude, you have used expressions which are not appropriate. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. I know. Sit down, take your seat. Take your seat. So, Mr. Kharge, Honorable LOP, I call upon you that we must work. I know you have made some very strong observations regarding me also a while ago. I can assure you, you bring on the table huge experience. I also bring on the table modest experience. I'm imploring you that what's the problem? What's the problem? No, the debate in the house, the debate in the house has to be firmed up on duly authenticated record. This house cannot be a platform for free fall of information. One can't trade anything one likes. We cannot have a spectacle which we had recently. No, I would urge you, sir, request you, in the name of your seniority, in the name of position you hold, that I'm saying so because you have, in last 3 minutes, used expressions which you know are stigmatic. No. Authentication. No. Every allegation will have to be authenticated, Mr. Mallikarjun Kharge. That's the direction of the chair. Have to be authenticated. Go ahead. Point of order. So point of order, sir. Point of order. Yes. Under which rule? Sir, he said 238(2). 1 and 2. When Honorable Sushil Modiji referred to that rule, sir, while speaking, shall not make a personal charge against a member. He didn't speak anything like that. He was continuing his speech, sir. And how the point is valid? Mr. Siva. Valuation. Value is not against any member, sir. Sit down. Judicial decision is pending, but he didn't quote that. It was quoted only 2. 238(2) was quoted. 238(2) was quoted. He's a distinguished chartered accountant. The leader of the opposition is talking only of valuation. No. You are not listening to him carefully. No. He did not speak about valuation. He spoke about passing wealth. Yes. Honorable Finance Minister. 1 second. Honorable Finance Sir, if Minister. I can make some sense of what is going on, it's very smart to say
We are giving data. We will corroborate it. We will leave it on the table. We are not talking about a member, all this. But it is completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister. And that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation. Don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting to. Please put the whole thing. You should agree. Sir, one second. Sir, after listening to the Honorable Finance Minister, I thought everyone will agree. Every word she spoke carried sublimity, and you are objecting. Sit down, sir. Sit down. दोस्ती नहीं है सर, दोस्ती नहीं है. Mr. Digvijay Singh ji, what Kharge ji said was beyond insinuation. Now, just believe. No. You have been Chief Minister for 10 years. We are making reflection about Prime Minister of the country. Yes, that has been what. Yes, Mr. Kharge said so. No. No, sir. Yesterday you were very reasonable. When the highest constitutional office came in for suffering at your hand, you immediately relented. He should also did. No. You see, sir, you have great experience at your back. Can you allow an institution to be so treated? President, Prime Minister, no. Please. Listen to him carefully, you know it. No, listen to him carefully, you know it. Yes. देखिए सर, मैं ये कहा एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई. अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए. ये कहा. और दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं, लेकिन उसके बारे में मैं डिटेल जाना नहीं चाहता और फिर ऐसा गड़बड़ी क्रिएट करके मेरा टाइम तो चले गया, लेकिन मैं और आगे इसको बढ़ाना नहीं चाहता. नहीं, आप तो नहीं बढ़ा रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ, कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे. नहीं ना. दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी. We have to rise to a level. मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं है सर. My suggestion is, let us believe in ourselves. Let us believe in our strength. Let us believe in our institutions. हर किसी को अपनी institutions को analyze करने के लिए अधिकार दे दिया. Someone is speaking somewhere will speak something about us, and we will get rocked by it. This can't be. बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे हैं अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है. ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं. मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ. इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं. वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है. देखें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं. ये देखें कि उनकी संपत्ति, स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी. ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ. The leader
कराओ। the जगदीश मत बोल, जांच कराओ। मत बोल, जांच कराओ। yes, सर Sir, does he have your permission to speak? तो मैं देखिए ये इसलिए मुझे One full sentence. बोलना पड़ रहा है सर एक चीज आपके अनुरोध कि करूंगा, एक SBI अनुरोध करूंगा, हर बार नहीं Mr. Chidambaram, please, no, while sitting you are speaking not good, sir. I have a request to make to the leader of the opposition, sir. Every time your member rises, you are a very senior member. Digvijay Singh is a very senior member. Every time Mr. Jairam Ramesh will rise to give support. Now I want to tell him, one second, take your seat. You must know the rule. I am on my feet. So, sir, I request you that the member must be allowed to stand on his own feet, and you are capable of it. The world knows it. Don't bring down the stature of LOP or other senior members. He can defend himself. He can make his point on his own. Every time I say something to the LOP, you rise. Not good. LOP. सर देखिए डिसरप्शन बहुत हो रहा है। आप तो नहीं चाहते डिसरप्शन, लेकिन जब मेरा भाषण हो रहा है तो डिसरप्शन हो रहा है। नहीं तो सर मैं आपके सामने कि इस व्यक्ति को जो प्रोत्साहन मिला है कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इस ग्रुप में 82,000 करोड़ रुपए तक लोन दिया। एक उदाहरण देता हूं साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक्सर 7 पढ़ के आपको बताऊंगा। 31 पैसे के लिए सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ, किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। इसको 13 पैसे के, ऑथेंटिकेट कर दो सर। 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट करो सर। अगर यहाँ ऑथेंटिकेट। ये तो है नहीं सर, it will have to be authenticated. No. लीजिए। नहीं, आप in accordance with rules, the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका The honorable LOP is called upon to authenticate this information के जमीन during course of the day. रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट। हाँ सॉरी, हाँ 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। और सर करोड़ों रुपए लूट के Sir, what you have read is required to be authenticated for 3 reasons. One, ये कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं सर, ये कोर्ट का नहीं है। अरे मैं Honorable LOP ये कोर्ट का नहीं है। You put that on the table of the house during course of the day. अच्छा ठीक है। Now do it, authenticate it. Now, यस and ask him to देखिए, do it. और दूसरी चीज ये है कि ये जो उनको देखिए शॉर्ट पीरियड में डिफेंस, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवेज, सोलार, विंड गैस, मीडिया,
सीमेंट अब मेरे पास भी आ गए। गुलबर्गे में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री भी परसों ही खरीदी। वो अब भाषणों में, चुनावी प्रचार में मोदी साहब मेरे पीछे लगे, ऐसे में सीमेंट वो लेकर वहां पर कारखाना मेरे पास शाहबाद में खरीदे ना, ठीक। तो ये इनको पैसा तो पब्लिक सेक्टर ने दिया, बैंकों ने दिया, पैसा भी मेरा, यानी मेरा मीन्स जनता का, पैसा भी हमारा, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड भी हमारे, चलो हमारे ही पैसे से पब्लिक सेक्टर खरीदो। और इसमें जो सामान्य लोगों को नौकरियां मिलते थे पब्लिक सेक्टर में, वो सब डूब गए। अगर पब्लिक सेक्टर जिंदा होते तो उसमें रिजर्वेशन मिलता। आज आपको मालूम है साहब, तो पहले इससे भी मैंने आंकड़े निकाल के रखे थे और बोला था, सरकार में चाहे डिफेंस हो, चाहे बीएसएनएल हो, दूसरे जो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ये सब नौकरियों का अगर आप जायजा लेंगे, 30 लाख वैकेंसीज है। 30 लाख में 30 लाख तो 30 लाख में 15 लाख तो रिजर्वेशन को मिलते हैं, एससी को, एसटी को, बैकवर्ड को, सब आप भी उसी में आते शायद, उसी में आते शायद, ये बैकवर्ड्स में, ओबीसी में आते शायद, आपको भी उसका फायदा होता था। तो 15 लाख और 15 लाख नौकरियों में से फिर 10 लाख और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर, ये नौकरियां क्यों नहीं दे रहे, किस लिए नहीं दे रहे, क्यों भर्ती नहीं कर रहे, और ये प्राइवेटाइज कर करके इनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, और एश्योर्ड जॉब जो लोगों को मिलता था वो भी खत्म हो रहे। और आप तो गरीबों के लिए ज्यादा काम करने वाले हो, तो ये क्यों कर रहे हो? पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो ना, प्राइवेट सेक्टर में पूरा पैसा भेज रहे 82,000 करोड़, उसके बजाय पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करो। 10 लाख लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, और अदानी के पास 82,000 करोड़ आप देख के, उसके पास सिर्फ 30,000 लोग काम करते हैं, 30,000, फिर भी उसको प्रोत्साहन मिलता है। 1 second, 1 second, please take your seat. One second. India has robust mechanism where how people get contracts. One second. No. Honorable LOP. No, one second. Take your seat. No. We cannot send a signal. India. No, we cannot allow, Mr. Chidambaram, you know it more than anyone else. We have a transparent, accountable, robust mechanism. I am only cautioning the LOP. He is trying to give an impression that India is a country where contracts can be given like this. No, contracts are given on the basis of accountability and mechanism. No, I know the rules are such. LOP will bear this in mind. No. Take your seat. You are a senior member. Let others do it. You are very senior. One second. No. Take your seat. Okay. Take your seat.
Honorable members, I have got input. Honorable members, I have got input from very senior quarters in the country and outside the country that Parliament should not be allowed to be used to run down our transparent, accountable, robust mechanism. No, LOP said as if something has been given on a plate. No, take your seat. LOP, LOP. Honorable Chair, give me a minute. Honorable Chair, the opposition is trying to allege that the chair should not have made these comments. I would like to point out to the honorable leader of the opposition and his other colleagues that the chair. Honorable Chair, Honorable Chairman, I would like to urge the honorable leader of the opposition and his other colleagues that the chair is duty bound to protect the dignity of India. The chair is duty bound to ensure that national interest is not compromised. This is the Council of States. If any member makes a comment which insinuates, and I have the definition of insinuation, if he makes a comment which insinuates. Sir, you cannot reply. Please take your seat. Take your seat. Yes, sir. You reply, you reply. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, take your seat. We have to say from this platform only that which is in national interest. Authenticated. It can't be allegation without substantiated. No. LOP. LOP. Shri Mallikarjun Kharge, please. Yes, I'll tell you. One second. Ask them to take the seat. Mr. Mallikarjun Kharge, please. Ask your members to take their seats and please. Yes. Sir, you cannot reply. I'll tell you. You take your seat, I'll tell you what you have said. Please, take your seat. Take your seat. No. Please take your seat. Take your seat. Yes, go ahead. Mr. Mallikarjun Kharge. Mr. Mallikarjun Kharge. Not appropriate. Objection. Tell him. Mr. Mallikarjun Kharge, please resume your address. Please. Take your seat. Take your seat, Mr. Jairam Ramesh. Take your seat. Why I said so? An impression was explicitly given by the leader of the opposition that the largest democracy on earth is giving context like this. No. Not the context. No. LOP. Please, LOP. Leader of the opposition. Yes. Sir? Yes. Mr. Mallikarjun Kharge, please. Please. Sir, I beg of you. I differ with your opinion. Yes. If I speak truth, it is anti-national. Sir. I am not anti-national. I am more patriotic than anybody of you. I am a Bhumi Putra. I have not come from Afghanistan.
or from Germany Sir. or from other countries. I am native of this man. I am Mool Bharati. And you don't try to suppress me, my feeling. You are looting the country Mr. and you are telling No, I am no. anti-national. No. You are looting the country. Sit down. Mr. Kharge, Yes, one second. I am Kharge. I said Mr., not Kharge. Mr. We greatly appreciate you are a patriot. All of us are. There is no one here who is not a patriot. Number one. Number two, it is for the first time with a man of such experience, and you are unable to control them when they are violating the chair. No. I will not yield on this point. No. Let me tell you. One second. I am neither this side nor this side. I am on the side of Constitution. I am not on this or that side. I can't be enlisted. No. Mr. Kharge, please. Mr. Kharge. And sir. मेरा रिक्वेस्ट Sir. एक ही है आपसे Rarely speaks. Is the House of Commons dictum. Chair rarely speaks. Sir, every time you go outside, there is enough in our country to learn. You go to House of Commons. सर ये सारी ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखा कि किस ढंग से एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर्स बैंक से लिया और 2 ही साल में 12 लाख की संपत्ति के पर कब्जा करके आज बैठा है। सर, कब्जा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, ये पूरा भार 13 पैसे का भी आएगा, 31 पैसे का भी आएगा, 12 लाख का भी आएगा, हिडन जो आपका रिपोर्ट है वो भी आएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए, हम पूरा उसके सामने हम भी आएंगे, वो भी आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर उसमें से ये लोग जो घोटाले करने वाले हैं पवित्र हरिश्चंद्र के जैसा निकले तो जाके आप और हम उनको हार डालेंगे, गले में माला डालेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है जब आरोप सिद्ध होते हैं, इनकी तरह कोलगेट के घोटाले होते हैं, 2G का स्कैम होता है, अंतिम सेवा का स्कैम होता है, या सिक्योरिटीज पे सरकार पे आरोप लगता है, तब बैठती है। ऐसे इनके हिसाब से अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इश्यू में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठने लगे तो कल तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी तय करे कि जो स्कार्फ पहना हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये लुई विटॉन का स्कार्फ ये कहाँ से आया, किसने इसके पैसे दिए, कितने का स्कार्फ पहने, इनकी वेल्थ कहाँ से आई। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इश्यू नहीं होता, इश्यू पे कोई तथ्य दे, कोई आरोप सरकार पे लगाए, कोई बताए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई बताए कोई गलत काम किया, तब इसके बारे में बात करें। एलओपी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों भाग रहे हैं मुझे मालूम, बताया अभी। तो आप भागते जाओ, हम पीछे आपको पकड़ेंगे। सर, एक तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हमारी डिमांड है, सभी पार्टियों ने यहाँ पर रखा है और पूरे पार्टी के लोग एक होकर एक वॉइस में इस सदन में हमने पूछा है, उसको आप मानिए देश के हित में। ये इसमें तो देशद्रोही का मामला नहीं ना, ये तो देश के हित में है ना। और हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम तो कहीं बाहर से ऊपर से तो नहीं टपके।
तो इसीलिए मैं और डिमांड करूंगा, बार बार डिमांड करूंगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाइए। दूसरी चीज, अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहे इतना कि एक तरफ तो आप तो संविधान बहुत पढ़े हैं, क्योंकि बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं, और आपने कहा You will not have to authenticate it. Go ahead. नहीं, आपने इतने अच्छे साहब, आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नुकू, मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, छोड़ देता हूँ फिर साहब, वो नहीं, वो ज्यादा गंभीर है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत ज्यादा गंभीर है। नहीं, जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना, तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आपकी सदन की नहीं, ऐसा है। मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बता दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था, अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये तो कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे, ये हमारे वकील है, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए, अब गिनने को फुर्सत नहीं, तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, एक्चुअली लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन has said something significant about me. लीडर ऑफ द हाउस has missed it. इन्होंने ये कहा है, मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएगा। इन्होंने जो ताना बाना बुना था, उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work. ये कहा सर आपने? And contact. Yes. And the right contact. I had contact with you there. सर, अब तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत पंडित है, माहिर है, और हमारा जो आइडिया भारत है, क्या हमेशा उधर से बोला जाता है, हमारा जो आइडिया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें हर नागरिक को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस मिले, ये है। लेकिन आज क्या हो रहा, जो आदमी सच बोलता है उसको बोलने नहीं देते, जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते, जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है, और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं पैसे, या नहीं तो खरीद लेते हैं। नहीं साहब, ये तो स्थिति है, ये मेरे ऊपर आ गया, कल आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसी बात आप सुनिए। तो दूसरी चीज सर, ये जो भारत का संविधान है, इस संविधान के तहत अगर हम चलेंगे तो सबको सुख और समृद्धि मिलेगी, लेकिन हर चीज में इक्वालिटी को खत्म कर रहे, लिबर्टी को खत्म कर रहे, जस्टिस तो नहीं है गरीबों के लिए,
और फ्रेटर्निटी तो नहीं है, ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, ये फलाना फलाना धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। ये चीजें आप लोग कर रहे हैं और उसका ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। और उसके बाद और एक बात, आपके पास बहुत से हथियार हैं डराने के। कहीं जनता से चुनी हुई सरकार बनती है, अगर आप लोगों को मेजॉरिटी नहीं मिलती है या आपके मन के मुताबिक वहां सरकार नहीं होती है, तो लगाओ ईडी, लगाओ सीबीआई और ऑटोनमस बॉडी को यूज करके हर जगह तोड़ फोड़ करके सरकार बना दे। क्यों? एक दो सरकार ज्यादा अगर अपोजिशन करे तो क्या नुकसान होने वाला? आप तो इतने मेजॉरिटी से आए, क्यों डर रहे? मेरे को समझ में नहीं आया। तो बहुत है, इतनी मेजॉरिटी हो गई कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, उतनी मेजॉरिटी है, फिर भी डरते हो। ऐसा मत करिए। कभी कभी होता है आदमी को बहुत मिला तो अपने छांव से भी डरता है, या ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए डरना नहीं। जो आप किसी को इनकम टैक्स लगाते हो, अगर आपकी बात कोई मानता नहीं, कोई मेंबर आप में अगर आपके इस पे पार्टी में नहीं आता, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं चाबी फिरा के आप उसको अंदर लाते। Authenticate. हाँ, The honorable member will authenticate. pardon? ऑथेंटिकेट कितने सरकार साहब? कर देना सर। कर्नाटक के सरकार, महाराष्ट्र के सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कितने ऑथेंटिकेशन करो? मणिपुर की सरकार, आप सभी एमपी पर एलिगेशन लगा रहे हो, ऑथेंटिकेट कर दीजिए। Put it on the table. साहब और Table. एक इंटरेस्टिंग मशीन है साहब उनके। हाँ सर, और एक इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने, मोदी साहब और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने खरीदी है, वॉशिंग मशीन। खास करके वो ये वॉशिंग मशीन में जो भी ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में सपटते हैं ना मेंबर्स, या उनके ऊपर कुछ केस है, डरा के उनको अपने तरफ लेते हैं, फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वो कैसा? Honorable, one second. ये निर्मा वॉशिंग मशीन कौन सा? One second. जब उसमें One second. clean होके One second. निकलते हैं, वो उधर One बैठ second. जाते हैं। One second. बैठ कर One second. अच्छे होते हैं। One second. Please take your seat. One second, sir. One second. बैठो मैं। Request कर रहा हूँ. Honorable member, such kind of discourse and to ridicule an institution without factual basis does not behave. No. I call upon the LOP to authenticate the assertions made by him during course of the day. I can understand. Sit down. Shakti Singh, use your Shakti later on. That's it. What have I done? No. I'll tell you. No. Let me tell the honorable member, whatever LOP says is to be responded by them. But, one second. But I am there. I will have to ensure. No. 1 second. The ruling party cannot invoke the provisions that I have. If a member makes an allegation against another member, it is my duty to live up to constitutional requirement. Honorable LOP will during course of the day
substantiate the allegations with respect to so-called washing machine, he will do it. What? Ask him to sit down, sir. Sir, ask Jairam Ramesh to take his seat. सर Ask him. सर आप नहीं आप देखिए नहीं आप देखिए मैं इसलिए वॉशिंग मशीन का शब्द इस्तेमाल नहीं सर, मुझे दुख हुआ कि आपने कहा, नहीं और मुझे दुख हुआ कि आपने जिस लहजे से कहा, तो साहब आप जैसा अनुभवी आदमी ऐसा कहे इसीलिए जिसमें कोई तथ्य नहीं है, एकदम खोखली बात कैसे कही जा सकती है? उस मशीन अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भैया साहब उस वॉशिंग मशीन में आने के बाद वो व्यक्ति कलंकित व्यक्ति उज्जवल बनता है और उसके खिलाफ छापे बंद हो जाते हैं और उसको वहां पर लिया जाता है। ये बोलने के लिए मैं वॉशिंग मशीन बोला और कुछ नहीं। और दूसरी चीज और सब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया है, मुझे मालूम है। बहुत से यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर हंगामे हो गए, लाठीचार्ज हो गए, लेकिन जो भी चीजें अगर डेमोक्रेटिकली कोई डॉक्यूमेंट्री बताना भी चाहता है तो बताने दो, आपको क्या होने वाला है? आप तो उत्तर उसका देंगे और इसके बावजूद भी आप मजबूत है ना, फिर क्यों डर रहे हो? तो बीबीसी की जो आपने तो बयान किया, बहुत से लोगों ने देखा ये शाहरुख खान के फिल्म के जैसा होगा। तो सर मैं बोलता हूँ बयान आप जितना करते जाएंगे, रोकने की कोशिश जितना करेंगे, लोग उतना देंगे क्या है उसमें, क्या है क्या है। तो इसीलिए मैं नहीं कहा आपको डॉक्यूमेंट्री को, तो ये उसमें है क्या, मैं एक कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का करूंगा, ये तो कर सकता हूं ना। अहमदाबाद में कहा था सांप्रदायिक हिंसा से विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है, मैं नहीं कहा, अटल बिहारी जी ने कहा। क्या मुंह लेकर विदेश जाऊंगा, राजधर्म का पालन नहीं हुआ। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी। सर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, सर सर लीडर ऑफ द हाउस। सर मैं भी बहुत निकट रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और जो सांप्रदायिक दंगा कांग्रेस की सरकारों में देखा था, उससे जो उनकी पीड़ा थी, जिस प्रकार से इनके शासन में दिन रात महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, देश के कोने कोने में बिहार हो, भागलपुर हो, देश भर में जितने सांप्रदायिक दंगा होते थे, उससे जो अटल जी की पीड़ा थी, उसको वो जाहिर कर रहे हैं। हेलो प्लीज, अब yes, honorable finance minister. Sir, if you allow me 1 Yes, minute, please. I fully appreciate leader of the opposition quoting Shri Atal Bihari Vajpayee. But I only wish he quotes him fully. That sentence ends, that paragraph ends with Shri Atal Bihari Vajpayee saying, "Yahi to राजधर्म अभी पालन कर रहे हैं." Both we will authenticate. One second. We will authenticate. One second. We will authenticate. One second. Since a reference has been made to a great son of this country, a former Prime Minister, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji, I call upon leader of the opposition
and the Honorable Finance Minister to lay the documentation on the table of the House during course of the day. Yes. One more minute, sir. Honorable Finance Minister. One more minute, sir. Huh? One more minute. Honorable Finance Minister. For having read only part of it, Honorable Finance Minister. for having quoted, the chair has called me. The chair has called me. The chair has called me for having quoted partly to suit their convenience. They should also, after I corroborate and read that statement here, give a word of apology. I can assure the members what the LOP has said, what the Honorable Finance Minister has said, consequences will flow. Because the entire country is concerned. Atal Bihari Vajpayee was a former Prime Minister, Bharat Ratan, and a great son of this country. Any observation made by him, if truncated, suited, or not given properly this side or that side, it is duty of the chair to deal with the situation. Take your seat, take your seat, take your seat. Yes. Yes. सर मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा, ये 4 अप्रैल का है, अगर आपको डिटेल होना है तो मैं ला No, sir. Newspaper reports are no substitute to documentation. सब You have to authenticate what is said. सर अब नहीं देखिए, और गुजरात मॉडल की बात बहुत आई है और डबल इंजन सरकार की बहुत, जब कर्नाटक में गए प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन सरकार रहे तो डेवलपमेंट होती है, और फिर उसके बाद उसी ढंग से मैं डबल इंजन का, जो गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा। ऑथेंटिक साहब, गुजरात में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 31% है 1000 बर्थ को। 100 पैदा होने वाले 25% बच्चे कुपोषित होते हैं। गुजरात इसमें 30 राज्यों में से 29वें स्थान पर सबसे नीचे है। ऑथेंटिकेटेड, और मैं नहीं, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स पर गुजरात सबसे नीचे स्तर पर है। और देश के 766 जिले में सबसे नीचे के 10 जिलों में से 6 गुजरात के। साहब आपको तो मालूम है, राम गोपाल साहब तो आप हेल्थ कमेटी के। Honorable LOP, 15 minutes of your party time is left. You can use it. You can use it. Only 15 minutes. देखो साहब, अगर आप बोलेंगे मैं खत्म। सर ये इसीलिए ये गुजरात में डबल इंजन का स्वास्थ्य, शिक्षा और ह्यूमन डेवलपमेंट पे है क्या? नहीं, आपको उतना अधिकार नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये बताना होगा, क्योंकि 13.5 साल तो वहां चीफ मिनिस्टर थे, 9 साल से तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले भी बीजेपी सरकार ही थी। जब 25, 30 साल, 40 साल आप हुकूमत करते हो, खुद के स्टेट में यह स्थिति है और दूसरों को बताते हैं। सर मैं इन्फ्लेशन की तो बात नहीं करता, क्योंकि सभी ने तो कहा रिकॉर्ड इन्फ्लेशन इस देश में कैसा महंगाई हुआ, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल
और इन सारे चीजों में, और यूपीए की आप बात नहीं करते हो। जब यूपी के पेट्रोल डीजल के 70 रुपए दाम थे और सिलेंडर 410 में था और तेल के कीमत तो हाई थे, लेकिन आज तेल की कीमत में भी गिरावट आई, लेकिन एलपीजी और पेट्रोल एक्साइज में तो बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी, सर बेरोजगारी में तो आपको मालूम है, बेरोजगारी वैकेंसी तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं वो छोड़ देता हूं। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमको वायदा किए थे इस देश के जनता को, 130 करोड़ जनता को हर साल 2 करोड़ नौकरियां, युवाओं मैं अगर आ गया हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? Authenticated statement. कहाँ है ये ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर? तो हाँ, तो 18 करोड़ तो छोड़िए, 50 लाख भी आप नहीं भर रहे हो, 30 लाख सरकारी नौकरी नहीं भर रहे हो, और गरीबों को जो मिलना है रिजर्वेशन में वो नहीं मिल रहा। बार बार गरीबों की बात कर रहा, टोकना, ये इधर चलता है। लेकिन आपने जो किया 2 करोड़ नौकरी यहाँ कहीं भी नहीं मिल रही, और सॉरी 15 लाख को तो बहुत होगा। फिर वो शाह साहब उसको एक बोल दिए, अरे ये तो चुनावी जुमला था, छोड़ दो बोले। अब वो जुमला तो छोड़ देता हूँ, कम से कम प्राइम मिनिस्टर का ऑथेंटिक रिपोर्ट है, Not your level, sir. और ऑथेंटिक रिपोर्ट आई कैन कोट। Not your level, sir. Not your level. Not your level. सर और एक सर, प्राइम मिनिस्टर के हर कार्यक्रम देश पे बहुत भारी पड़े, बहुत भारी पड़े। हमारे मेरे को जो हिंदी लैंग्वेज आती है उतने में मैं बोलूंगा, अगर ग्रामेटिकली बहुत ही ठीक है तो आप बोल लीजिए। आपकी हिंदी बहुत मिठास की है सर, हिंदी बड़ा मीठापन है। नहीं, मेरा क्या, मेरा हिंदुस्तानी, मैं हिंदी नहीं बोलता ज्यादा, मेरा हिंदुस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो इसीलिए साथ अग्निवीर आपका फेल। और मोदी सरकार के नए कार्यक्रम जो नोटबंदी, उससे कितनी परेशानी हो गई लोगों को, और उसका फिर भी तारीफ करते ही रहते हैं। अरे जो नुकसान हुआ, अगर ठीक नहीं है कार्यक्रम, मान लेने में कोई अपमान नहीं होने वाला है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक बोलिए। और जीएसटी, कोविड, ये सब मिसमैनेजमेंट, ये सब आपने किया। उसके बाद ये एक डिटोरिएटेड इकोनॉमिक सिचुएशन, और जो खाई बढ़ते जा रही है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये फिर भी रिपोर्ट पूछते हैं आप, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि टॉप 5% लोगों के पास 62% दौलत है, और वहीं बॉटम के लोगों के पास सिर्फ 3-4% दौलत है। तो आप बताइए साहब, इसको कैसा ठीक कर रहे? आपके इस अभिभाषण में तो नहीं है गरीब को कैसा आप ऊपर ला रहे हैं, लेकिन इन बातों पे आप नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट वालों को 30% से 22% कर दिया, और जो जीएसटी देने वाले लोग हैं गरीब, उनको तो कमजोर कर दिए। जो अमीर लोग आज जो बहुत पैसा कमा रहे हैं वो तो जीएसटी कम देते हैं, तो इसीलिए आप इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और एक एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी बात बहुत है, और उसमें भी है अपने प्रेसिडेंट के अभिभाषण में। सर, मैं आपको अपील करता हूं, आप थ्रू सरकार को, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आप निजीकरण बहुत किए,
बहुत से कॉलेजेस आज प्राइवेट दिए, SC, ST, OBC और यहाँ तक कि मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, पढ़ो प्रदेश स्कीम सब बंद हो गए। अरे एजुकेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं, आप तो हमेशा बंद रहते हो, रहो वहीं पर। ये उसूलों के वजह से बंधे हुए नहीं है, आप किसी वजह से बंधे हुए बने। और दूसरी बात, और साहब प्यारा नंबर 26 में आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात कही, लेकिन आज भी मेरे प्रश्न के उत्तर को ही इस सदन में मिला है 41% टीचिंग पोस्ट खाली है। 41। अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जिनको मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते, वो बच्चे कैसे आगे आए? तो ये 41% एकलव्य, और आपने तो जिक्र किया है उसका, और मेरा फिर ऑथेंटिसिटी अगर आप पूछेंगे, मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपके पास दूंगा, और जो रिप्लाई मेरे पास आया अगर वो भी सत्य से दूर है तो मैं कहूंगा कि सदन में ऐसा चल रहा है। सर, आपको लगता नहीं कि यू आर बीइंग अनफेयर टू मी? नो, आई एम नहीं लगता नहीं? सर, आई रेस्पेक्ट। एक कानून को मानने वाला व्यक्ति विनम्र तरीके से आपको कुछ चीजें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहता है। बोलिए। एलओपी सर, एक टाइम है कि पूरे नेशनल असेट्स सब बेचे जा रहे हैं, इसीलिए मैं जेपीसी की मांग किया और उसको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डरते नहीं हूं किसी बात। इसको क्यों डरेंगे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए चलना दो, बोलेंगे तो वो मानेंगे। तो आखिरी में एक अमीर गरीब के बारे में और जो आपकी चिंता है तो उसका मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय तो मेरा पूरा हाउस में पार्टी का खत्म हो गया है। नहीं, पूरा हाउस में खाए, पूरी पार्टी खत्म हुआ है। तो एक 4 शब्द बोल के, सिर्फ 4 शब्द बोलूंगा, मैं समाप्त करूंगा। नजर नहीं है सर, मेरे को भी शेर सुनाने की आदत हो गई आपको सुनकर। नहीं सर, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। सुनिए, प्लीज लिसन टू द ऑनरेबल एलओपी। ऑनरेबल सर, आप दिलदार हैं सर, शुक्रिया। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही नसीब के मारों की बात करते हैं। और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। मैं इतना कहते हुए विश्राम लेता हूँ। आपने मुझे समय दिया, आपको धन्यवाद। और एक बार
ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाना और ये सब घोटाले का बाहर आ जाएगा और दुनिया को ये मालूम होगा साहब हम 3 दिन वेस्ट नहीं करें, हम न्याय के लिए करें। हम जो यहाँ पर आपसे बार बार पूछे, बार बार विनती किए सारी पार्टी के लोग, ये न्याय के लिए किए और न्याय के लिए जेपीसी आप बिठाएंगे ऐसी आशा करते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। ऑलरेडी ये मेरा है, ये आई एम द ऑथर, डोंट बॉदर। और एक बात जो मैंने कही और ऑथेंटिकेशन के लिए क्यों कही, ये संस्कृति नहीं हो सकती कि न खाता न बही, मैं कहूं सो सही, ये नहीं हो सकता। श्री जवाहर सरकार। Mr. Chairman, sir, thank you very much for giving me the honor of speaking on the President's address. The President's address is mooted on one concept of Amrit Kal, we have noticed. So I would like to know from you, sir, and from our other friends, what is this Amrit Kal? Amrit Kal hai kya? Have we crossed Achhe Din? Have we crossed Achhe Din? Or are we still to reach Achhe Din? Year after year, sir, these terms are invented. These terms are invented like Amrit Kal, Azadi Ke Mahotsav, Amrit Mahotsav. ये आजादी के अमृत महोत्सव पर मुझे 2 शब्द कहना है कि we were very glad to see those whose genetic ancestors, whose political ancestors did not take part in the Azadi freedom struggle, were celebrating, were condoning, were making. Please, House in order. Please, sir. Please, Mr. Nasir Hussain, please go back to your seat. Please, House to be in order. Thank you, sir. As I was saying, Azadi Ka Amrit Mahotsav became a celebration for the atonement of those who had not participated in India's freedom struggle. Those who had not, if you want, I can produce those documents. Now, talking of the other one, Achhe Din, please. भाई साहब, बात करने दीजिए। माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करता हूं आपसे, माननीय, प्लीज सर, कृपया सदन में शांति बना रखें। माननीय सदस्यगण, प्लीज, माननीय जयराम रमेश जी, प्लीज। हाँ sir, I hope this time is not deducted from my very limited account. Now, we were talking about Achhe Din, Amrit Kal, we were talking about Azadi Ki Amrit Mahotsav. These terms are invented every now and then to distract attention. As I said, Azadi Ki Amrit Mahotsav was celebration, was an atonement by those who did not take part in the national freedom struggle. Aage badhiye, Achhe Din. Sir, I was most expectant, like many other Indians, to be part of the Independence Day of last year, 2022, because several promises were made that would happen by Independence Day 2022. The first promise was farm income will be doubled by 2022 August. Has it happened? I leave it to the wisdom of the house. There was another promise that was repeated and repeated over the social media and the IT cell of a particular party, that we are heading to a $5 trillion economy and that will be complete by 15th August 2022. Sir, we were nowhere near the $5 trillion economy. We were promised that we will ride the bullet train on 15th August 2022. Sir, only 25% of the work is complete. We were told that there will be electricity in every house on a 24/7 basis by the 15th of August 2022.
Whether it has happened or not, I leave it to the House. We were promised that Indian astronauts will be up there in space by that date. I started looking up, but I couldn't find any Indian astronaut. I don't know whether these are promises, whether these are Achhe Din, whether these are part of Amrit. Somebody called them, from their party, called them Jumla. Now, this biggest Jumla was, as you know, the 15 lakhs in everybody's pocket. That is nowhere in the scene. Nowhere has it happened. But the movie that was opposed, Pathan, that represents the essence of plurality, that represents the essence of our oneness, has won through, has secured secured record earnings. Maybe the 15 lakhs will come from there. Sir, we believe in multiculturalism. We believe in multi-regionalism, looking at the smallest regions. Sir, one appeal that I make on behalf of my party and on behalf of the neglected people of Meghalaya is that Garo and Khasi be placed in the 8th schedule of the Constitution. An official request has been made. I repeat it. Now, coming back to the President's address, I repeat, I draw sustenance from paras 9, 10, 13, where discussion has been centered on corruption. As you can guess, the most live issue of corruption now is about a particular conglomerate. Now, enough has been spoken about that issue, but the only thing that I would like to highlight is the role of the regulatory authorities. Sir, I have observed the regulatory authorities and the civil service, the way the regulatory authorities collapsed in the face of hard facts when Adani Green Energy's share value shot up by 5,500% in 2 years, 2.5 years. No regulator, SEBI, did look the other way around. At every point of time, the Reserve Bank has failed us. At every point of time during this economic scam, the DRI has failed us. Of course, DRI did take some steps, to be correct, but certainly not consummate with the steps that should have been taken. The most glaring example of missing in action was the Enforcement Directorate and the PMLA. They were so busy raiding the opposition that they didn't find time to look at one of the biggest scams in the history of India. Our party has supported the claim to send this to a JPC. There is no point in discussing it in the House, but we would go one step higher, sir, and we should place forward a demand for a Supreme Court monitored inquiry. A Supreme Court monitored inquiry, time bound, will be perhaps even a stronger way of ensuring that we are taken seriously. The whole House is taken seriously. Sir, this report mentions about poverty. But poverty, what poverty are you talking about? I mean, I'm unable to understand, because the entire basis is a report, that's the Consumer Expenditure Survey that was done last in 2011-12, before this government came, 11 years ago. In the last 11 years, or rather 9 years of this government, they did not undertake any consumer expenditure survey. One report that came out in 17-18, they took it off the website because it showed an uncharitable picture of this government. We repeat that the final consumer expenditure survey that is finally happening should be put out in the public domain as soon as possible, so we know whether India's poor constitute 8 crores or more. Sir, the Prime Minister and others have said with a lot of pride that we have been giving free food to 81 crores. 81 crores Hindustanis are lining up for free food grades, and nobody can remove it now. Does it mean that 81 crores out of 240 crores are poor? You revise your lines of poverty. You revise your norms of poverty. But come forward with facts. Come forward with facts. And in tackling poverty, as everyone knows, it's popular schemes like Narega and others that help. But Narega has been slashed from 111 crores to 89 crores last year, and to 60 crores. And out of this,
West Bengal has been selected out maliciously for complete stoppage of Narega things. You should come to Bengal to see how welfare schemes are conducted. Without the success of such schemes, we could not have resisted the massive onslaught that was thrown at us in 2021. With all the power of state and all the wealth that was possible, the people of West Bengal rejected it with a 48% majority because of welfare schemes. Do take the trouble to come to Bengal for learning how to conduct welfare schemes. So one point I would like to draw the attention of my friends on both sides, that is very soon we'll move to Parliament House, a new Parliament building. Not 1 minute's discussion has been held with the users of Parliament. I have some insight because for the last 1.5 years, I have been pursuing it with the minister concerned who gives minister type answers. Not one consultation has been held. We do not know what facilities are there. I inquired, they said, no, we don't have state bank. आपको state bank या banking के लिए बार-बार whose building says building करना है. This space has been utilized for grand halls far beyond our requirement in the near future. And I see a plan behind these large halls. And you know that, sir. As it is, 50% of the members are outside in the lobby and doing their other important thing. So when the camera pans at this house, it looks half empty as it is even now. But if the hall is made 1.5 times more, the TV camera will show that honorable MPs do not take the house seriously. It is part of the narrative that Parliament is not required. Parliament has to be belittled. And in one state, assembly, I'm talking of the state of Gujarat, assembly sittings were reduced to 29 days in a year. Our is some similar grand plan of belittling the legislature also on in the national Parliament. Secondly, sir, why did we talk of consultation? It is not only facility. Look at the building. Look at the grandeur of this building that has lotuses, that has all Indian symbols all around. And you see that triangular buildings store. You won't get the same gravitas. You won't get the same splendor. There is, at every point of time, and aesthetics has been cast upon us. That will be, the aesthetic will remain as a permanent memory of poor art. And this has been done by an architect specially chosen from Gujarat, who's taking 250 crores. 250 crores for advising on a completely unaesthetic building. We come to health, sir, because that is another point that has been repeatedly mentioned. Ayushman Bharat has saved 80,000 crores. I have gone through the entire health expenditure budget and find this is almost 100% of the budget. Where do they give these figures from? Where do they obtain? If the officers are misleading them, then let them question, where do you get such figures? You talk of 9,000 kendras. Sir, one kendra for 155 lakh people. And you are mentioning that proudly in your report. 155 lakh people will go to one store. Sir, is par dimag lagaiye, koi na koi dimag conclude lagaiye. now. Sir, 1 minute more, because 1 minute Please more conclude. only. The total is, our health expenditure total is just 3.6% of the GDP. I couldn't help mentioning. And the Western world has 12 to 19%. China has 5.5%. Mexico has 6%. And we are half. We should hang our heads in collective shame that we have not been able to look after the health sector the way we should have looked after it. So I thank you for the time given. Thank you, Manya Jawahar Sarkar ji. Honorable N.R. Elango. Please. Honorable Deputy Chairman, I thank you for the opportunity given to me to speak on the Honorable President's address. Sir, the special address of the Honorable President is to inform the Parliament of the causes of the summons as per Article 87 of the Constitution of India. It is always expected to inform the Parliament that the causes of the summons, namely what the government was doing the last year and what it is going to do the next year. But I could see from the presidential address
that what they were doing for the all 9 years and what is that they are visualizing for the next 25 years has been given, but not the causes of summons has been addressed in the presidential address. Sir, great Tiruvallur said, "Eppurul ettanmayadu aginum, appurul meipurul kaanpadu arivu," which means the mark of wisdom is to see the reality behind everything. With that vision, when I saw the presidential address, I want to make some mention about 3 or 4 points. Democracy and federalism has been dealt in paragraph 79. And I quote, India's democracy was prosperous, strong, and will continue to be stronger in the future.